दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर दिए ले लो। मैडम दिए ले लो, बहुत ही अच्छे मैडम। नहीं भैया रहने दो, नहीं चाहिए, अब ये ओल्ड फैशन हो गए हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीदे हैं इस बार दिवाली के लिए। ये कहानी है गरीब नंदू की। नंदू एक कुम्हार था। कुम्हारी का काम उसका पुश्तैनी था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा था। नंदू ने भी बचपन से ही हाथों में किताबों और कलम की जगह मिट्टी ही पकड़ी थी। बचपन में उसे समझा दिया गया था कि उसे बड़ा होकर कुम्हारी बनना है, इसलिए कभी उसके माता पिता ने उसे स्कूल भी नहीं भेजा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में नंदू अपने पिता के साथ काम पर जाता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ अब इसमें ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। बहुत कम लोग दिए खरीदते थे और जो खरीदते भी थे वो बहुत कम दाम देते थे। ऐसे ही एक दिन दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर दिए ले लो। कैसे दे रहे हो भैया? 50 के 12 हैं जी। इतने महंगे? सही लगाओ, 30 रुपए में दे दो। बहुत महंगाई है मैडम, इतने का तो रंग ही लग जाता है। भैया देने हो तो दो, वरना रहने दो। नहीं नहीं रुकिए मैडम, आप ले जाइए, सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, आप ले जाइए। पहले वक्त कुछ और था। दिवाली पर दियों से अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन बदलते वक्त और बाजारों में चाइनीज आइटम्स के बढ़ते चलन ने नंदू का काम लगभग ठप ही कर दिया था। नंदू ये सब समझता था, इसीलिए वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और ढंग के कपड़े तक नहीं दे पाता था। ऐसे में अच्छी पढ़ाई तो दूर की बात थी। बस इसी उधेड़-बुन में नंदू का वक्त निकलता जा रहा था। छोटू, ओ बेटा छोटू, कहाँ है? यहाँ हूँ पापा। छोटू अपना हाथ बढ़ाता है और नंदू उसके हाथ में जलेबी थमा देता है। छोटू को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए जिस दिन भी नंदू की कमाई ठीक ठाक होती, वो काम से आते वक्त उसके लिए जलेबी लेकर आता था। और छोटू भी जलेबी खाकर ऐसे खुश होता जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। दिवाली का त्योहार आने वाला था और नंदू अच्छी कमाई की उम्मीद में खूब सारे दिए बनाने में लगा था। एक दिन नंदू पड़ोसी दुकान वाले से, भैया बाजार में भीड़ तो है, लेकिन कोई दिए लेने क्यों नहीं आ रहा? अरे ये जगमग जगमग लाइटें जो आ गई हैं मार्केट में, और बिजली से जलने वाले दिए भी तो हैं। वो देखो, अब कोई खरीदना नहीं चाहता भैया मिट्टी के दिए। नंदू उदास हो जाता है। बाजार में खड़े रहकर नंदू के दिए नहीं बिकते तो वो घर घर जाकर दिए बेचने का फैसला करता है। दिए ले लो, दिए सुंदर सुंदर दिए। तभी एक बड़े से घर से एक मोटा सेठ बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है, अरे ओ दिए वाले, जरा इधर तो आ, कैसे दिए रहा है दिए? 50 रुपए के 12 हैं जी। दिमाग खराब है तेरा? इतने महंगे दाम में बेचेगा तो कौन खरीदेगा तेरे ये मिट्टी के दिए? सेठ जी, महंगाई भी तो देखिए ना, बड़ी मेहनत लगती है दिए बनाने में। आप तो कितने बड़े आदमी हो, खरीद लो ना। चल दफा हो यहाँ से, वैसे भी आजकल कोई नहीं खरीदता ये दिए, अब तो चाइनीज लाइट का जमाना है। नहीं नहीं सेठ जी, दिवाली रोशनी का त्योहार है और असली रोशनी तो इन दियों से ही होती है। राम जी जब अयोध्या आए थे तो दिए ही तो जलाए थे सबने। सच तो ये है कि इन दियों के बिना दिवाली अधूरी है सेठ जी। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, अपना कबाड़ उठा और चलता बन। इतने में तो मैं लाइट ले आऊंगा, न तेल का झंझट न बत्ती का। सेठ की बातें नंदू को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो कहता भी तो क्या। कहीं न कहीं सेठ की बात सच भी थी। लोग अब दिए खरीदना ही नहीं चाहते थे। तभी नंदू को याद आता है कि छोटू को स्कूल से लाने का वक्त हो गया है। नंदू फटाफट अपनी साइकिल छोटू के स्कूल की तरफ मोड़ देता है। क्या पापा, 15 मिनट से खड़ा हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा। नंदू छोटू को साइकिल पर बिठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में एक पटाखों की दुकान पर छोटू की नजर टिक जाती है। वो नंदू से कहता है, पापा साइकिल थोड़ा धीरे करो। नंदू साइकिल रोक लेता है। छोटू दुकान में रखी पटाखे वाली बड़ी सी पिस्तौल को बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर नंदू उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, चलो घर चलो। छोटू जानता था कि उसके पापा उसे वो बंदूक नहीं दिला पाएंगे। वो नंदू को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप ही रहा। लेकिन नंदू सब समझ जाता है और मन ही मन छोटू के लिए उस पिस्तौल को खरीदने का मन बना लेता है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके दिए नहीं बिकते। एक दिन छोटू नंदू से, क्या हुआ पापा, आजकल आप मेरे लिए जलेबी भी नहीं लाते? नंदू छोटू को अपनी परेशानी बताता है। फिर छोटू उसे दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं पापा, मैं हूँ ना, चलो हम मिलकर इतने सुंदर दिए बनाएंगे कि उनके आगे ये जगमग लाइटें कोई भी नहीं खरीदेगा। आपको पता है पापा, आजकल इंटरनेट पर पुरानी हो चुकी चीजों को नए तरीकों से बनाना सिखाते हैं, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। मैंने अपने दोस्त के पापा के मोबाइल पर देखा था एक दिन, दियों को सजाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके।
छोटू नए तरह के कई दियों के डिजाइन कागज पर बनाकर नंदू को दिखाता है। नंदू को वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो हूबहू वैसे ही डिजाइन के दिए मिट्टी से बनाता है और उन्हें खूब अच्छे से सजाता भी है। अब नंदू के दिए बहुत खास थे। वो मिट्टी के ही थे पर देखने में बिल्कुल अलग थे। लोगों को वो दिए पसंद आने लगे और धीरे धीरे नंदू के दिए बिकने भी लगे। पूरे गाँव में इतने सुंदर दिए लोगों ने पहली बार देखे थे। छोटू हर रोज नए नए डिजाइन कागज पर बनाता और नंदू हूबहू वैसे ही मिट्टी के दिए बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे नंदू के डिजाइनर दिए खूब मशहूर होने लगे और खूब बिकने लगे। फिर एक दिन एक अमीर सेठ बाजार में आता है और एक दुकान वाले से पूछता है, अरे भैया, वो नंदू दिए वाला कहाँ बैठता है? अरे वही जो डिजाइनर दिए बनाता है। अब सेठ जी, यहाँ से सीधे जाइए। सेठ नंदू को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि ये वही सेठ था जिसने कुछ दिन पहले नंदू की बेइज्जती की थी। अरे तू यहाँ काम करता है? जा अपने मालिक नंदू को बुला कर ला। मैं ही नंदू हूँ सेठ जी। तू ही नंदू है क्या, जो डिजाइनर बनाता है? हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। नंदू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कला का अपमान किया। मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा कारीगर है। कोई बात नहीं सेठ जी। अच्छा ये बताइए, आज तो दिए खरीदेंगे ना? हाँ, मैं उन्हें खरीदने ही तो आया हूँ। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। एक बात बताओ, यहाँ फुटपाथ पर दिए बेचने से अच्छा क्या तुम मेरे लिए दिए बनाओगे? उन्हें अच्छे दामों पर बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप सच कह रहे हैं सेठ जी? जरूर बनाऊंगा मैं। सेठ नंदू को कुछ एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। नंदू बहुत खुश था। वो सबसे पहले जाकर अपने बेटे छोटू के लिए वो पटाखे वाली पिस्तौल खरीद लेता है। फिर अपने साथ खूब सारी जलेबी लेकर घर पहुँचता है। छोटू जल्दी आ बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो पापा? यही चाहिए थे ना तुझे। आपको कैसे पता चला पापा? पापा हूँ तेरा, पता कैसे नहीं चलता। छोटू खुश होकर नंदू के गले लग जाता है। फिर नंदू छोटू को सेठ के लिए काम करने के बारे में बताता है। छोटू भी नए नए डिजाइन तैयार करने में लग जाता है। नंदू मन लगाकर सेठ के लिए खूब सुंदर सुंदर दिए बनाता है, जो खूब बिकते भी हैं। नंदू के दियों की वजह से सेठ को भी खूब मुनाफा होता है और वो भी नंदू को उसके काम के लिए अच्छे पैसे देता है। जल्दी ही दिवाली का दिन भी आ जाता है। इस बार नंदू की दिवाली काफी खास थी। वो अपने पूरे घर को अपने डिजाइनर दियों से सजाता है। फिर सेठ के घर को भी सजाता है और उससे कहता है, सेठ जी देखिए ना, इन दियों की रोशनी में जो बात है वो बिजली की लाइटों में कहाँ? सही कह रहे हो नंदू, ये दिवाली वाकई खास है। तुमने अपने हुनर से मेरे गुरूर को खत्म किया है। यही तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। मुझे मेरे बर्ताव पर आज भी पछतावा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ नंदू। जी सेठ जी, नहीं, आप मेरे काम के मुझे अच्छे पैसे दे रहे हैं, इतना ही काफी है मेरे लिए। नहीं नंदू, तुम और तुम्हारा बेटा कमाल के हो। मैं एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। दियों के साथ मिट्टी के डिजाइनर बर्तनों और सजावट के सामान का। तो क्या तुम उस बिजनेस में भी मेरी मदद करोगे? लेकिन इस बार कारीगर बन के नहीं, बल्कि मेरे पार्टनर बनकर। जी क्या? लेकिन मैं कैसे सेठ जी? तुम कर पाओगे नंदू, मुझे तुम पर और छोटू पर पूरा भरोसा है। नंदू सेठ के बिजनेस में उसका पार्टनर बन जाता है। उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है और वो छोटू को खूब पढ़ाता है। छोटू बड़ा होकर ऑनलाइन मार्केट की मदद से नंदू के सामान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। जल्दी ही नंदू का भी नाम शहर के बड़े व्यापारियों में शामिल हो जाता है। नंदू क्योंकि एक कुम्हार परिवार से था, तो वो उनकी मुश्किलें भी अच्छे से जानता था। वो कुम्हारों के लिए एक संस्था की नींव रखता है, जिसमें उन्हें नए तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब नंदू अपनी दरियादिली के लिए भी मशहूर हो गया था। फिर उसने अपने दियों से लोगों के घरों को और समाज सेवा से कई गरीब कुम्हारों के घरों को जो रोशन कर दिया था। दिवाली का त्योहार आने वाला था। हर तरफ रौनक थी, लेकिन इस रौनक के बीच एक जगह ऐसी भी थी जहां एकदम सन्नाटा था। किसी भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। दिवाली की रोशनी इस जगह तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये था शहर का पुराना अनाथालय। छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे थे वहां। कहने को तो सब एक दूसरे के साथ थे, मगर फिर भी इनका कोई नहीं था। शहर के बड़े कारोबारी काशीलाल ने कई साल पहले इस अनाथालय की नींव रखी थी, लेकिन उनके देहांत के बाद से ये अनाथालय खुद अनाथ हो गया। काशीलाल के बेटों ने कभी इस अनाथालय की सुध नहीं ली, जिस वजह से यहाँ के बच्चों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। सारा स्टाफ बहुत पहले ही बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर जा चुका था। अनाथालय के सारे बच्चों में सबसे बड़ा राजू था।
जो एक ढाबे पर काम करने लगा था और किसी तरह सब कुछ संभाल रहा था। वो अक्सर ढाबे का बचा हुआ खाना अनाथालय के बच्चों के लिए ले आता था और काम करके उसे जो भी पैसे मिलते थे उन्हें भी वो सारे बच्चों पर खर्च करता था। अरे चंदू, यहाँ क्यों बैठा है? और ये क्या, तू रो रहा है? क्या हुआ तुझे? भैया, मुझे माँ की याद आ रही है और बाबा की भी। माँ होती तो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती। देखो ना, बाहर वो बच्चा कितने मजे से जलेबी खा रहा है। मुझे भी खानी है जलेबी। चंदू की बात सुनकर राजू अपनी जेब टटोलता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसने चंदू से कहा, थोड़ा सा सब्र कर ले चंदू, कल दिवाली है ना। मालिक मुझे जैसे ही दिवाली के पैसे देंगे, मैं सबके लिए जलेबी लेकर आऊंगा, ठीक है? राजू की बात सुनकर चंदू और जोर से रोने लगा। ये देखकर राजू ने उससे पूछा, अरे मैंने कहा तो तुझसे कल ले आऊंगा जलेबी। अब बस कर, तुझे समझना होगा, दूसरे बच्चों जैसी जिंदगी नहीं है हमारी। हाँ भैया, तभी तो रो रहा हूँ। पिछले साल दिवाली पर कितना खुश था मैं। माँ बाबा दोनों साथ थे मेरे। दिवाली पर ये कपड़े उन्होंने ही मुझे दिलाए थे। कितना अच्छा होता ना अगर उस दिन उस ट्रक के नीचे माँ बाबा के साथ मैं भी आ जाता। मुझे ऐसे उनके बिना तो नहीं रहना पड़ता। ऐसे मत बोल चंदू, मैं हूं ना। भगवान ने चाहा तो हम भी दिवाली जरूर मनाएंगे। तू दिवाली पर जलेबी जरूर खाएगा, ये वादा है मेरा तुझसे। इतना कहकर राजू चंदू को गले से लगा लेता है। ये कहानी अकेले चंदू की नहीं थी, बल्कि उस अनाथालय में रहने वाला हर बच्चा इसी दर्द को झेल रहा था। एक तो अपनों से बिछड़ जाने का गम, ऊपर से भूख और गरीबी की मार से बच्चे बेहाल थे। ऐसे में सिर्फ राजू ही था जो इन बेसहारा बच्चों का सहारा था। हालांकि राजू खुद सिर्फ 12 साल का था और उसने भी अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, लेकिन इतने सालों में उसने खुद को संभालना सीख लिया था। अपनी जरूरतों से ज्यादा उसे अनाथालय के दूसरे बच्चों का ख्याल था। अगले दिन ढाबे का सारा काम करने के बाद उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, वो दिवाली है तो कुछ। राजू की बात सुनकर ढाबे के मालिक ने उसके हाथ में 10 रुपए का नोट रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। राजू 10 रुपए देखकर उदास हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। राजू को उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे इतने पैसे तो दे ही देगा जिससे अनाथालय के बच्चे दिवाली मना सकेंगे, लेकिन उसकी ये उम्मीद बुरी तरह टूट गई थी। वो बहुत उदास था, फिर भी ढाबे के काम में लगा था। वो एक ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ा। सारा खाना भी जमीन पर गिर गया। ये देखकर ढाबे का मालिक गुस्से से बोला, अरे अरे ये क्या किया तूने? है काम धाम होता नहीं तुझसे? पैसे मांगने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है। ये खाना जो तूने इतने आराम से जमीन पर फैला दिया, इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप। अपने मालिक की बात सुनकर राजू रोने लगा। गिरने की वजह से उसे पहले से ही चोट लगी थी, लेकिन ढाबे के मालिक को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो उसे लगातार बातें सुनाए जा रहा था। तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। ला वो पैसे दे जो अभी मैंने तुझे दिए थे, वापस कर। और सुन तू, आज घर तू नहीं जाएगा, पूरी रात बर्तन धोएगा और पूरा ढाबा साफ करेगा अच्छे से, समझा? मालिक, मैं सारा काम करूंगा, पर वो पैसे वापस मत लो मालिक, उन्हें वापस मत लो। क्यों ना लूं? कौन भरेगा इस खाने के पैसे? बता मुझे। इतना कहकर ढाबे का मालिक राजू से उसके 10 रुपए छीन लेता है। राजू रोने लगता है। राजू जिस ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था उसका नाम राकेश था और वो पास ही बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उससे राजू की हालत देखी नहीं गई और वो गुस्से में बोला, मैं दूंगा तुम्हारे खाने के पैसे। अब खबरदार जो तुमने इस बच्चे को कुछ भी कहा तो। बस बहुत हो गया, कब से देख रहा हूं तुम इस बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। अरे मेरा नुकसान करेगा तो बोलूंगा ही ना। एक तो अपने ढाबे पर काम देकर एहसान किया इस पर मैंने, और ये कामचोर कहीं का। क्या कहा तुमने? एहसान किया तुमने इस पर? जानते भी हो बाल मजदूरी करवाने की क्या सजा है हमारे कानून में। राकेश की बात से चिढ़कर ढाबे का मालिक वहां से चला जाता है। राजू को रोता देखकर राकेश उससे कहता है, बस बेटा मत रो, चलो मेरे साथ। बताओ बेटा क्या खाओगे? क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? जी जलेबी। अच्छा, तो जलेबी अच्छी लगती है तुम्हें? अभी रुको। अरे ओ भैया, जरा 1 प्लेट देसी घी की बढ़िया जलेबी लेकर आओ तो। 4 प्लेट
4 प्लेट जलेबी। राजू की बात सुनकर राकेश चौंक जाता है, पर वो राजू से कुछ नहीं कहता और उसके लिए 4 प्लेट जलेबी मंगवा लेता है। राजू उसमें से कुछ भी नहीं खाता, बल्कि सारी जलेबियां बांधकर अपने साथ ले लेता है और राकेश के सामने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान आपका भला करे। राजू के चेहरे पर उसका दर्द साफ झलक रहा था। राकेश की उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। राजू वहां से जाने लगता है और जाते हुए ढाबे के मालिक से हाथ जोड़कर कहता है, मालिक माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा मत कर मेरे सामने, कल आ जाना टाइम पर, ठीक है। राजू सिर झुकाकर वहां से जाने लगता है। राकेश तुरंत सारा बिल चुकाता है और राजू का पीछा करने लगता है। वो जानना चाहता था कि इतनी सारी जलेबियों का आखिर राजू क्या करने वाला था। कुछ ही देर में राजू अनाथालय पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सारे बच्चों को आवाज लगाई, कहाँ हो सारे, जल्दी आओ। ओ चंदू, देख मैं क्या लाया हूँ, जल्दी से लेकर आओ सबको। राजू की आवाज सुनकर सारे बच्चे वहां आ जाते हैं। चंदू राजू से पूछता है, क्या है भैया, क्या लाए हो, जल्दी बताओ ना। मैंने वादा किया था ना तुझसे कि दिवाली पर तू जलेबी जरूर खाएगा। ये देख, मैं सबके लिए जलेबी लाया हूँ। राजू के हाथों में जलेबी देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो राजू के गले लग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही जलेबी उठाने की कोशिश करते हैं तभी राजू उन्हें रोककर उनसे कहता है, अरे अरे रुको तो सही, आज दिवाली है और जो है बस यही है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए। और तुम लोगों को पता है, आज मुझे एक बहुत ही अच्छे अंकल मिले थे, उन्होंने ही मुझे ये सारी जलेबी खरीद कर दी। हमें उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सभी मिलकर जलेबी खाते हैं। जलेबी खाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे थे। दीवार की आड़ में खड़ा राकेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे राजू से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत वहां से निकल गया और कुछ देर में वापस अनाथालय लौट आया। उसे देखकर राजू चौंक गया और उससे बोला, साहब आप यहाँ? हाँ सुनो, तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? इतने सारे बच्चे और सिर्फ 4 प्लेट जलेबी। मैंने देखा किसी किसी को तो पूरी जलेबी भी नहीं मिली खाने को। चलो अब ऐसा करो, जल्दी से सबको बुला कर लाओ, मुझे सबसे मिलना है। राजू सारे बच्चों को बुलाता है और उन्हें राकेश के बारे में बताता है। सारे बच्चे राकेश को शुक्रिया कहते हैं। फिर राकेश कहता है, शुक्रिया तो बनता है, पर अभी नहीं, दिवाली मनाने के बाद। चलो जल्दी बताओ, ये रॉकेट किसे जलाना है? और ये फुलझड़ी, अरे इसे तो मैं भूल ही गया, ये अनार कौन जलाएगा? चलो चलो जल्दी करो, ये पटाखे जलाने के बाद इतनी सारी मिठाइयां भी तो हैं, इन्हें अगर किसी ने नहीं खाया तो इन्हें बुरा लगेगा ना। राकेश की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। राकेश सारे बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाता है और फिर सबको मिठाइयां भी देता है। सारे बच्चे खुश थे और सबको खुश देखकर सबसे ज्यादा राजू खुश था। वो एक जगह अकेला बैठकर सबको देख रहा था। राकेश उसके पास गया और बोला, तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? तुम्हें दिवाली नहीं मनानी क्या? साहब, इससे अच्छी दिवाली तो आज तक नहीं मनाई ना इन सब ने, और न ही मैंने। इन सबको इतना खुश पहली बार देखा है मैंने। आप भगवान बनकर आए हो साहब। नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, वो ढाबे वाला तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है तो तुम उसके यहाँ काम क्यों करते हो? साहब, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इन सबका पेट कैसे भरेगा? बात तो ये भी ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जहां तुमसे कोई भी बुरी तरह से बात नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ साथ इन सबके लिए दिन में 3 टाइम के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। पर शर्त यह है कि तुम्हें पूरी मेहनत से वो काम करना होगा, और तुम्हारे साथ इन बच्चों को भी वो काम करना होगा। क्या आप सच कह रहे हैं साहब? 3 टाइम का खाना मैं करूंगा साहब, लेकिन ये सारे, इनमें से कई बहुत छोटे हैं साहब, काम नहीं कर पाएंगे। तुम सबके साथ कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? ये कहकर राकेश वहां से चला गया। अगले दिन राकेश एक बस में सभी बच्चों को बिठाकर एक बड़े से स्कूल में लेकर जाता है। बस से नीचे उतरकर राजू राकेश से, अच्छा तो यहाँ काम करना है साहब?
बताइए कहाँ से शुरू करना है? ऐसा करते हैं, मैं और मेरे जैसे सारे बड़े अंदर साफ कर लेंगे और बाकी ये छोटे छोटे। अरे रुको तो सही, तुमसे किसने कहा कि तुम सबको यहां सफाई करनी है? तुम सब आज से इस स्कूल के हॉस्टल में रहोगे और इसी स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ाई करोगे, समझे? आज से यही तुम्हारा काम है। क्या साहब, पर हम सब कैसे? हमारे पास तो। ज्यादा मत सोचो राजू, ये स्कूल मेरा है और आज से तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। आज से ये कभी मत सोचना कि तुम सब अनाथ हो, क्योंकि मैं जो हूं तुम सबके साथ। राकेश की बात सुनकर सारे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी राकेश को शुक्रिया कहते हैं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। वो राकेश था जिसने दीपक बनकर इस दिवाली सारे बच्चों की जिंदगी रोशन कर दी थी। उनमें से अब ना तो कोई उदास था और ना ही अनाथ।